कभी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के युवा महासचिव रहे सागर शर्मा आजकल साइकिल की सवारी कर रहे हैं। सागर शर्मा ने 6 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। जेवर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सागर शर्मा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है। सागर शर्मा के साथ जहां युवाओं की बहुत बड़ी टीम है, तो वहीं 6 महीने में वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी करीब पहुंच गए हैं। जेवर में सागर शर्मा समाजवादी पार्टी के सबसे युवा और जुझारू चेहरा हैं। युवाओं के बीच सागर शर्मा का प्रभाव अच्छा खासा है। सागर शर्मा बताते हैं कि उनकी कई पीढ़ियों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब वहां सम्मान नहीं है। जेवर 24 के कैमरे पर आज सागर शर्मा मोहित करनेश ठाकुर के बेबाक सवालों के जवाब दे रहे हैं। 24 पर हमारे साथ मौजूद हैं सागर शर्मा जी। सागर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेवर 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जेवर 24 का, और ख़ास तौर पे आपका मोहित जी, कि आज आप ऐसे समय में विपक्ष की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं जिस समय पे गोदी मीडिया लोगों की और विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है जेवर 24 के रिगार्डिंग, कि आप 6 महीने पहले युवाओं का झंडा लेके कांग्रेस में चलते थे, अचानक क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी आपको ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जहां आपका सम्मान नहीं वहां आपको रहना नहीं चाहिए, और कांग्रेस में हमारी 4 पीढ़ियां रही हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी से आज भी मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे नेता हैं जो युवाओं की आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने नहीं दे रहे हैं, जो संघर्षशील व्यक्ति है उसको ऊपर तक जाने नहीं दे रहे हैं। और अगर मैं अपने लोगों की आवाज़ ना उठा पाऊँ तो ऐसी लीडरशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं। अखिलेश जी से हमें सम्मान मिला, उन्होंने सम्मानजनक तरीके से हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई, और आज हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत युवा आपसे जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, एक जोश जुनून वाले मैं पोस्ट भी देखता हूँ। आपके पीछे सैकड़ों की तादाद में युवा रहते हैं। क्या ये जोश 2022 के लिए तो नहीं है? देखिए, 22 के लिए आप कह सकते हैं, सरकार बनाने का काम तो हम कर रहे हैं और जनता जानती है। मैं निजी तौर पर आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्शन लड़ना लड़ाना ये पार्टी का काम है। अगर पार्टी हमें निर्देश देगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो हम लड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य काम है जनता की सेवा करना, और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। नारा दिया है अभी समाजवादी पार्टी ने कि कुछ ही दिन है शेष, आ रहे हैं अखिलेश, 400 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। क्या फॉर्मूला है वो? एक बार जनता को जेवर 24 के दर्शकों से शेयर कीजिए, क्या फॉर्मूला है? 400 सीट कैसे जीतेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वे आप भली भांति जानते हैं, हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज़्यादा अराजकता फैली हुई है कि युवाओं को रोजगार नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, और किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है आप देख सकते हैं। और जनता इस बार वोट की चोट से इनको सबक सिखाने का काम करेगी, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जनता जानती है, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे युवाओं को लैपटॉप बांटे गए, साइकिल बांटे गई, और युवाओं को आगे लाने का काम किया गया। सड़कें आप देख सकते हैं, आप दिल्ली से लखनऊ निकल जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पहुंच गए। और आप पहले देख सकते थे कि लखनऊ जाने के लिए 2-2 दिन लग जाते थे। तो काम को तो आप समाजवादी पार्टी को नकार नहीं सकते, काम आपके सामने, और सरकार हम 22 में बनाने जा रहे हैं। बीजेपी कहती है, बीजेपी के मंत्री कहते हैं अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाए हैं, हम राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर इन्होंने बनाया है क्या? कोर्ट के माध्यम से बन के आ रहा है, और राम के तो सब हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं। राम का नारा तो हर हिंदू के लिए है, और मुस्लिम को भी वैर नहीं है, सब पक्ष में खड़े हुए हैं। मंदिर के लिए सबकी सहमति रही है। नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से 2023 तक ये कह रही है बीजेपी सरकार की राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, इसका फायदा इलेक्शन में बीजेपी को तो मिलेगा ही ना, ये मानते हो? देखिए, बीजेपी लाशों पे राजनीति करती है, और जो प्रभु श्री राम को बेच दे, आपने देखा चंदा किस प्रकार से इन्होंने इकट्ठा किया, वो चंदा कहाँ गया, कहाँ जा रहा है?
आप देख सकते हैं किस प्रकार से समाज में घूम रहे हैं। राम के नाम पे राजनीति ये लोग करते हैं। नहीं, राम के नाम पे राजनीति नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो रही है। बताइए क्या आप काम है, आप बताइए। देखिए, राम मंदिर बनाए, बोर्ड लगे बड़े बड़े, आप दिल्ली तक जाइए, बेरोजगारी कम की गई है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। योगी जी का काम बोर्ड हो पर ही दिखता है, जमीन पे क्या है, धरातल पे क्या है वो दिखाइए। हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के दिलों में एक आस होती है, परिवार के दिलों में आस रहती है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी पे जाए, उसकी सरकारी नौकरी लगे। आज सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं रेलवे प्राइवेट कर दी, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्राइवेट करने जा रहे हैं तो युवाओं को मिलेगा क्या? युवाओं के लिए क्या किया इन लोगों ने? ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, कहाँ रोजगार है? मैं आपको दिखा दूं, अपने ही क्षेत्र से हमारे इतने युवा हैं, रोज मेरे पास इतने सीवी आते हैं। आपने जिक्र किया था लाशों पे राजनीति, तो वो मैं थोड़ा एक बार डिटेल में, लाशों पे राजनीति मतलब क्या इसका? देखिए, मैं पीछे जाऊं या अब यहाँ रहूं, आज की मौजूदा स्थिति में आपको बता देता हूं। लखीमपुर खीरी में आपने देखा क्या हो रहा है। वहाँ 4 किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी गई। थार में साफ दिख रहा है, वीडियो वायरल हो रही है कि वो मंत्री जी के लड़के हैं, उसके बावजूद जो दोषी है उसको आप पकड़ नहीं रहे। नहीं, सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, जो भी वो है उनके खिलाफ कार्रवाई, जांच का इंतजार कीजिए। साथ साथ ये आरोप भी है कि विपक्ष इस माहौल को, राजनीति को गंदा कर रहा है, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो इससे राजनीति बिगड़ेगी, इससे जो वहाँ के हालात है वो बेकाबू होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप गांव में देखते हैं किसी की गमी हो जाती है तो वहाँ जाते हैं, परिवार को एक ये अपनापन महसूस कराते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कहीं परेशानी है हम आपके साथ खड़े हैं। क्या विपक्ष के नेता वहाँ जा कर के वहाँ उनसे मुलाकात नहीं कर सकते? इसमें क्या राजनीति है, आप बताइए। राजनीति तो वो है जो ये अपने नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाथरस के अंदर भी कुछ दिन पहले ऐसी घटना आई थी, वहाँ अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन आखिर में क्या आया? आखिर में लोगों को दिखा कि क्या सच्चाई है। और मैं सत्यता ये बात बता रहा हूँ, अभी भी ये लोग अपने नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके नेता दोषी हैं और वो जल्दी पकड़े भी जाएंगे। 302 के उन पर मुकदमे लगने चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। इतना समय क्यों लगा रहे हैं ये लोग? मान लीजिए अब 2022 का तो चुनाव आ ही रहा है, अखिलेश यादव तो 400 सीट जीतने की बात कह ही रहे हैं। अगर 400 सीट नहीं आती हैं, कम आती हैं गठबंधन से, तो क्या एक बार फिर हाथी की सवारी होगी, हाथी का साथ? देखिए, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, सरकार हमारी अपने दम पे बनने जा रही है और छोटे दलों के साथ। मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखो, मैं अगर नहीं बनती है तो अपने दम पर, देखिए वो समय बताएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे नेता कहेंगे, डिसीजन लेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं, फिलहाल तो डिसीजन एक तो ले लिया है कि आरएलडी के साथ जा रहे हैं, जी जी तो आरएलडी के साथ गठबंधन है। जी इधर असदुद्दीन ओवैसी की भी चुनाव में एंट्री हो चुकी है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के आने से जी। अखिलेश यादव का वोट बैंक बिगड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर बहुत समझदार है, उन्होंने पश्चिम बंगाल को देखा है, उन्होंने दिल्ली को देखा है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। वे सब सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और सरकार बनाने का हम काम करेंगे। अच्छा, ओवैसी से गठबंधन? नहीं, हमारा कोई गठबंधन अच्छा, एक बात और, चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं नहीं। कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए, हम यूपी में जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं, तो चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी के साथ क्या? देखिए, हमारा कहना साफ है, जितने भी छोटे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में अगर साथ आना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं। हमारी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है और सम्मानजनक तरीके से सारे लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जेवर विधानसभा से आप ताल्लुकात रखते हैं, ये सरकार जेवर एयरपोर्ट बना रही है, तो इसके बारे में भी कुछ, मैं, ये भी तो विकास ही है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोगों का विनाश करके विकास किया जाए उसका कोई लाभ नहीं। विनाश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीन अधिग्रहण बिल जब वो पास हुआ, पारित हुआ, तो आपको भी पता है उसमें ये था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भी ज़मीन जाएगी उसमें चौगुना मुआवजा दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में दुगना दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2-2 टेबल रख करके
स्ट्रीट लाइट लगा करके गांव को शहर घोषित कर दिया गया, जबकि वहां का सर्कल रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया और दुगने के तौर पे वह मुआवजा देने का एक काम कर रहे हैं। जबकि आप भी जानते हैं चौगुना मुआवजा मिलना चाहिए था और सर्कल रेट बढ़ना चाहिए था। हम तो ये कह सकते हैं कि यहाँ भी इन्होंने किसानों को ठगने के सिवा कुछ नहीं किया, किसानों को पागल बनाने का काम किया। आप रोही के अंदर देख सकते हैं, रोही में लोगों की ज़मीनें गईं, ज़मीन जाने के बाद उनको अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने के अंदर आपको अपने मकान बनाने हैं। बरसात का मौसम है, उनकी लाइट काट दी गई, उनके पानी की सुविधा बंद कर दी गई। वो 1 महीने में कैसे घर बना सकते हैं? और जब उन्होंने जल्दबाजी में बनाने का प्रयास किया, आरआर साइट में वो पहुँचे तो उनके मकानों में दरारें आ गई। वो आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये लोगों का विकास नहीं, लोगों का विनाश हुआ है, लोगों को पागल बनाया गया है। ये तो आप मानेंगे एक युवा होने के नाते कि योगी सरकार में जी। कहीं हद तक गुंडागर्दी पे तो लगाम लगी है। ये तो वो वाली बात हो गई कि गुंडागर्दी पे कहाँ लगाम लगी है। मैं ये कह सकता हूँ महिलाएं डरती हैं घर से बाहर निकलने में। अब लखीमपुर वाली जो घटना हुई है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? अब किसानों के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, उन्हीं के मंत्री के 2 दिन पहले की वीडियो वायरल है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मंत्री बनने से पहले हमारा क्या काम था वे आप लोग जानते हैं। अरे पहले क्या आप गुंडे थे क्या? आप ये कह रहे हो कि उन्नाव में कोई आ नहीं पाएगा, आसपास हमारे कोई भटक नहीं पाएगा। गुंडागर्दी आप खुलेआम, अगर मंत्री इस प्रकार से भाषा का प्रयोग करेगा तो हम ये कह सकते हैं आम जनता का क्या होगा। इनके मंत्री खुद मवाली हैं, नेता इनके मवाली हैं, तो गुंडागर्दी तो यही लोग कर रहे हैं ना। एक सवाल और, बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी में तो वैसे ही पारिवारिक कलह है, जी तो ये फिर उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे? देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती। घर में अपने परिवार में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, थोड़ी बहुत कलह हर घर में रहती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश कैसे संभालेंगे। अखिलेश जी के हाथों में जब प्रदेश था, आप देख सकते हैं युवाओं को एक ऊर्जा मिली थी कि युवा मुख्यमंत्री हैं और लोगों के लिए इतना विकास किया कि हम ये मान सकते हैं किसी सरकार में इतना विकास नहीं हुआ। इनका काम है भटकाना लोगों को, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। वे अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो क्या 2022 में ये माना जाए कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी शिवपाल यादव जी हैं, जी वो दिख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ कहीं ना कहीं? ये बिल्कुल दिख सकते हैं। हमारे नेता पहले भी बोल चुके हैं कि सम्मानजनक तरीके से अपने लोगों को साथ लेकर के चला जाएगा और गठबंधन भी हो सकता है। तो सागर शर्मा थे हमारे साथ मौजूद। सागर शर्मा ने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। 2022 के चुनावों को लेकर भी सागर शर्मा ने बेबाक बोला और कहा कि अब की बार धमाकेदार तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और बीजेपी के ऊपर भी तमाम आरोप सागर शर्मा जी ने लगाए। युवा नेता हैं सागर शर्मा, जेवर विधानसभा के यहीं के ही रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर आज सागर शर्मा से हमने बातें की और कह रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जे भटौटी।